कि रघुराज प्रताप ने बसपा तोड़ी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हो। तभी वो कल्याण सिंह जो चुनाव में कुंडा में जाकर रघुराज को कुंडा का गुंडा बोलकर आए थे, उन्हीं कल्याण सिंह की मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार में रघुराज प्रताप ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। तालाब में मगरमच्छ रखते थे और जो आदमी उनसे सहमत नहीं होता था उसको उनके लोग उठा के उस तालाब में डाल देते थे और मगरमच्छ खा जाता था। उन पर उत्तर प्रदेश की एक सरकार ने कोटा लगा दिया था, आतंकवादी बता दिया था उनको। आतंकवादी की धाराएं लग गई थी आतंकवाद की। रघुराज प्रताप ने कई मुख्यमंत्री बनवाने में अपनी भूमिका निभाई, कई पार्टियां तोड़ी। मायावती से उनका 36 का आंकड़ा रहा। मुलायम सिंह के वो बहुत प्रिय रहे। उत्तर भारत में रघुराज अकेले राजनीतिक व्यक्ति थे जिस पर पोटा लगाया गया था। यहाँ मायावती जी ने पोटा लगाया था, वहां जयललिता जी ने लगाया था, दोनों महिला मुख्यमंत्री। तो रास्ते में एक फल की ठेल वाला दिखा, उससे सेब केला अंगूर संतरा लिए इन्होंने, और जब उसने बताया कि 100 रुपया 200 रुपया जो भी हो गया, तो रघुराज ने उसको रिवॉल्वर दिखा दी और कहा कि हमसे पैसा मांगोगे, जो हमसे पैसा मांगता है हम उसको ऊपर भेज देंगे। ये मुकदमा उन पर पहला लगा। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को भेजा कि जेल पर रघुराज प्रताप को गेट पर रिसीव करो। शेषन साहब का समय था जब वो चुनाव, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उस समय कुंडा में रघुराज प्रताप को इतने ज्यादा वोट मिले कि चुनाव आयोग का माथा ठनक गया। स्टीन शेषन ने कहा कि रिपोल कराओ, इतना वोट कैसे मिल सकता किसी को। रिपोल हुआ तो पिछली बार से ज्यादा वोट मिल गया। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में एक तहसील कुंडा है। इसी कुंडा में भदरी रियासत है। 8 किलोमीटर दूर बेंती में एक राजमहल है और भदरी रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी मंजुला राजे की एक इकलौती औलाद हैं, जिनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिन्हें बचपन में परिवार के लोग तूफान सिंह भी कहा करते थे, जिसके साथ बाहुबल और दबदबे के किस्से जुड़े हैं, जिसके साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक ऐसी कहानी जुड़ी है जिसमें कल्याण सिंह ने कभी उसी कुंडा में राजा भैया को कुंडा का गुंडा कहा तो गुंडा विहीन कुंडा का नारा दिया था। मायावती की सरकार में गिरफ्तारी हुई, उनके तालाब में दुश्मनों को मारकर मगरमच्छों को खिलाने का किस्सा भी खूब चला। कभी मुलायम सिंह यादव उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाते हैं, कभी अखिलेश यादव उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं और कभी वही राजा भैया सत्ता के सबसे बड़े नेताओं के साथ राजनीतिक समीकरण बनाते नजर आते हैं। साल 2002 में मायावती सरकार के दौरान पोटा के तहत गिरफ्तारी से लेकर 2013 के डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में नाम आने और बाद में सीबीआई से क्लीन चिट मिलने तक उनकी राजनीति विवादों से घिरी रही। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने किसी दल का खुलकर समर्थन करने के बजाय अपने समर्थकों को अपनी पसंद से वोट करने की बात कही। और अब कहानी इस घर तक पहुंच चुकी है जिसके भीतर का विवाद अदालत तक पहुंच गया है। पत्नी भानवी सिंह के साथ तलाक और घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट तक सुनवाई हुई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राजा भैया कौन है, असली सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी जमीन है, कौन सा परिवार है और कौन सी राजनीतिक विरासत है जिसने एक ऐसे नौजवान को जन्म दिया जो 25 साल की उम्र के आसपास कुंडा से निर्दलीय विधायक बना और उसके बाद 3 दशक से ज्यादा समय तक अपनी सीट पर चुनावी पकड़ बनाए रखा। यह कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, यह एक राजघराने के खत्म हो चुके राज से लोकतंत्र के भीतर बने एक नए राज की कहानी है। ये कहानी है सत्ता, परिवार, विवाद, दोस्ती, दुश्मनी, जेल, मंत्री पद, चुनाव, आरोप और उस राजनीतिक ताकत की जिसे लोग कभी बाहुबल कहते हैं तो कभी जनाधार।
और इस कहानी का नाम है रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें दुनिया राजा भैया के नाम से जानती है। तो आज के नेतानामा के इस एपिसोड में हम कुंडा के राजा भैया की हर एक कुंडली के बारे में आपको बताएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब कहानी का माहौल बदलने वाला है। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरों में से एक। मेरे ख्याल से 1993 से रघुराज प्रताप का चुनाव लड़ने का सिलसिला शुरू हुआ कुंडा से, और तब से वो लगातार विधायक रहे, कभी नहीं हारे। और उनकी राजनीतिक यात्रा जब तक उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई निर्दलीय ही रही। उन निर्दलीय झंडा बुलंद रखे अपना। और रघुराज प्रताप में के राजनीतिक जीवन को जब आप देखेंगे ना, तो उसमें कई शेड्स दिखाई देंगे। वो बाहुबली भी कहे जाते हैं। उन पर उत्तर प्रदेश की एक सरकार ने पोटा लगा दिया था, आतंकवादी बता दिया था उनको। आतंकवादी की धाराएं लग गई थी आतंकवाद की उन पर। रघुराज प्रताप ने कई मुख्यमंत्री बनवाने में अपनी भूमिका निभाई, कई पार्टियां तोड़ी। मायावती जी से उनका 36 का आंकड़ा रहा। मुलायम सिंह के वो बहुत प्रिय रहे, कल्याण सिंह के बहुत प्रिय नहीं रहे, लेकिन कल्याण सिंह और उनके बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप रही। वो क्योंकि वो कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री हो रहे रघुराज। तो कुल मिला के मैंने कहा बहुत सारे मल्टी शेड्स के व्यक्ति हैं, और एक धारा उनके जीवन में लगातार दिखती है। वो धारा है हिंदुत्व की, सनातन की। बाकी विवाद तो हमेशा उनके पीछे चले। कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा रघुराज प्रताप के सार्वजनिक जीवन में जब कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई बखेड़ा उनके पीछे खड़ा न हुआ। मेरे ख्याल से अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, आधा सैकड़ा से ज्यादा केस थे उन पर, जिसमें पोटा भी शामिल था। उत्तर भारत में रघुराज अकेले राजनीतिक व्यक्ति थे जिस पर पोटा लगाया गया था, और दक्षिण में एक और व्यक्ति थे अकेले, बाइको, जिन पर पोटा लगाया गया था। यहां मायावती जी ने पोटा लगाया था, वहां जयललिता जी ने लगाया था। दोनों महिला मुख्यमंत्री, और दोनों अपने विशेष तेवरों के लिए जानी जाने वाली मुख्यमंत्री। एक ने बाइको पर पोटा लगाया और दूसरे ने रघुराज प्रताप पर लगाया। अगर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की इस कहानी को समझना है, तो शुरुआत विधानसभा से नहीं, कुंडा की उस मिट्टी से करनी होगी जहां कभी राजा महाराजा हुआ करते थे, और जहां आज भी भद्री रियासत का नाम किसी पुराने इतिहास की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित पहचान की तरह लिया जाता है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर बेती है, और यहीं भद्री परिवार की संपत्ति और पुराना राजमहल रहा है। इसी परिवार में 31 अक्टूबर 1967 को रघुराज प्रताप सिंह का जन्म होता है। उनके पिता उदय प्रताप सिंह भद्री राजघराने के उत्तराधिकारी थे, और उनकी मां मंजुला राजे समधर राज परिवार से थी। यानी रघुराज प्रताप सिंह का जन्म किसी साधारण राजनीतिक परिवार में नहीं हुआ था। उनके पास राजनीति में उतरने से पहले एक ऐसा सामाजिक और पारिवारिक परिचय था जो कुंडा और आसपास के इलाके में पीढ़ियों से बना हुआ था। भद्री की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यह कोई आज की बनाई हुई पहचान नहीं थी। भद्री ब्रिटिश भारत के अवध इलाके की एक ऐतिहासिक तालुकदारी थी, और इसका संबंध बिसेन राजपूत वंश से बताया जाता है। इतिहास के पन्नों को जब हमने खंगाला तो पता चला कि इसकी कहानी 18वीं सदी तक जाती है। 1748 में मणिकपुर की लड़ाई के बाद भद्री के प्रमुख जीत सिंह ने दिल्ली के अधिकारियों से समझौता किया और उन्हें राय की उपाधि मिली। इसके बाद राजस्व को लेकर टकराव का दौर चलता रहा। 1798 में राय दलजीत सिंह और अवध
रियासत के नाजिम मीर जान के बीच राजस्व विवाद इतना बढ़ा कि दलजीत सिंह की हत्या हो गई। 1810 में उनके बेटे राय जालिम सिंह को राजस्व न देने के आरोप में लखनऊ में कैद किया गया और भदरी का मैनेजमेंट ब्रिटिशों के हाथ चला गया। उस दौर में जालिम सिंह की पत्नी शिवराज कुंवर ने परिवार और समर्थकों को एकजुट रखा, किराया वसूला और भदरी किले की रक्षा की। 1815 में जालिम सिंह वापस लौटे और रियासत फिर उनके हाथ आई। इसके बाद भी भदरी का इतिहास सिर्फ महल और शान का इतिहास नहीं रहा। 1833 में भदरी किले की घेराबंदी हुई। यह घेराबंदी करीब 12 दिन चली। आगे चलकर परिवार के लोगों और ब्रिटिश सत्ता के बीच भी कई तरह के संबंध बने। 19वीं सदी के अंत में सरबजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार से राय की उपाधि मिली। फिर परिवार में राय कृष्ण प्रताप सिंह आए और उसके बाद राय बजरंग बहादुर सिंह इस विरासत के बड़े नाम बने। बजरंग बहादुर सिंह ने 1922 में कांग्रेस ज्वाइन की और स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे। आजादी के समय उन्होंने दूसरी रियासतों की तरह भदरी का भारत में विलय कर दिया। इसके बाद उनकी जिंदगी सिर्फ राजघराने तक सीमित नहीं रही। वह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति रहे और 1955 से 1963 तक हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल भी रहे। राय बजरंग बहादुर सिंह की अपनी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने भाई के बेटे उदय प्रताप सिंह को गोद लिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। बजरंग बहादुर सिंह के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से अच्छे संबंध थे, लेकिन उनके दत्तक पुत्र उदय प्रताप सिंह की राजनीतिक और वैचारिक दिशा अलग थी। उदय प्रताप सिंह ने दून स्कूल से पढ़ाई की, जापान से कृषि की पढ़ाई की और बाद में पर्यावरण से जुड़ी संस्था प्रकृति भी बनाई। उनका जुड़ाव आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से भी बताया जाता है। यही वो दौर था जब भदरी परिवार और नेहरू गांधी परिवार के रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। फिर आया 1970 का दशक। देश की राजनीति में इंदिरा गांधी का दबदबा था। रियासतों को मिलने वाले प्रीवी पर्स और पुराने राजघरानों के विशेषाधिकार खत्म किए जा चुके थे। इसी राजनीतिक माहौल में उदय प्रताप सिंह का नाम भदरी को लेकर एक बेहद असामान्य विवाद से जुड़ा। कहा गया कि 1974 में उन्होंने भदरी को एक अलग राज्य घोषित करने की कोशिश की। यह बात केंद्र तक पहुंची और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने वहां प्रशासनिक और सुरक्षा हस्तक्षेप किया। इस घटना की अलग अलग कहानियां और राजनीतिक व्याख्याएं मिलती हैं, इसलिए इसे किसी फिल्मी घटना की तरह निश्चित तथ्य मानने के बजाय उस दौर के भदरी परिवार और सत्ता के बीच तनाव के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रकरण के बाद उदय प्रताप सिंह और कांग्रेस नेतृत्व के बीच दूरी की चर्चा लंबे समय तक होती रही और इसी परिवार में बड़ा हो रहा था एक बच्चा जिसे आगे चलकर पूरा उत्तर प्रदेश राजा भैया के नाम से जानने वाला था। रघुराज प्रताप से मायावती की लड़ाई इसलिए भी हुई, का संघर्ष इसलिए भी रहा क्योंकि रघुराज प्रताप ने मायावती की पार्टी तोड़ दी थी। जनतांत्रिक बसपा जब बनी, जिसके बाद कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर हो पाए, उस वक्त बसपा को तोड़ने में सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंटल राजा भैया थे। बस वहीं से मायावती ने गांठ बांध ली कि भाई इस व्यक्ति को मुझे बख्शना नहीं है। हालांकि किस्से ऐसे भी चलते हैं कि गेस्ट हाउस कांड में भी रघुराज प्रताप थे, लेकिन रघुराज प्रताप उसका खंडन करते और मुकदमे में भी रघुराज प्रताप का नाम नहीं था गेस्ट हाउस कांड के। इसलिए ये बात ठीक लगती है, गेस्ट हाउस कांड से उनका लेना देना नहीं था। लेकिन हाँ, ये सच है कि रघुराज प्रताप ने बसपा तोड़ी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए। तभी वो कल्याण सिंह जो चुनाव में कुंडा में जाकर रघुराज को कुंडा का गुंडा बोलकर आए थे, उन्हीं कल्याण सिंह की मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार में रघुराज प्रताप ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। सोचिए, रघुराज मेरे ख्याल से 5-6 बार मंत्री रहे कैबिनेट उत्तर प्रदेश की सरकार, अलग अलग सरकारों में। मुलायम सिंह के साथ उनका ये रिश्ता बहुत ही अजीज था। मैं व्यक्तिगत तौर पर उस रिश्ते को जानता हूं और राजा भैया के मन में भी मुलायम सिंह के लिए बहुत श्रद्धा का भाव मैंने देखा है। मतलब अखिलेश यादव के साथ उनका रिश्ता वैसा कभी नहीं रहा, उसमें बहुत तलखियां भी हैं, लेकिन मुलायम सिंह के प्रति रघुराज प्रताप के मन में मैंने श्रद्धा देखी है व्यक्तिगत तौर पर, और उसका एक मूल कारण है। हालांकि बसपा उन्होंने तब भी तोड़ी जब नेताजी मुख्यमंत्री बने।
क्योंकि तब तक वो फिर मायावती से बहुत ज्यादा क्षुब्ध और कुपित थे, क्योंकि मायावती ने उनको आधा सैकड़ा मुकदमे लगा के जेल भेज दिया और जेल में रहते हुए पोटा इंपोज कर दिया। आपको पता है मायावती की सरकार आने के बाद रघुराज प्रताप पर जो पहला एफआईआर हुई सरकार, वो क्या एफआईआर कराई गई कि रघुराज प्रताप और उनके पिताजी जा रहे थे तो रास्ते में एक फल की ठेल वाला दिखा, उससे सेब केला अंगूर संतरा लिए इन्होंने, और जब उसने बताया कि 100 रुपया 200 रुपया जो भी हो गया तो रघुराज ने उसको रिवॉल्वर दिखा दी और कहा कि हमसे पैसा मांगोगे, जो हमसे पैसा मांगता है हम उसको ऊपर भेज देते। ये मुकदमा उन पर पहला लगा। अब इस पर कौन यकीन करेगा कि 100-200 रुपए के लिए झंझट, ना, वो रघुराज का स्वभाव भी नहीं, उनको जो लोग जानते हैं मानते हैं। लेकिन यहां से मुकदमों की शुरुआत हो गई और फिर वो जाके चरम परिणति हुई आतंकवादी वाले पायदान पर। सोचिए, मेरे ख्याल से आधा दर्जन तो गैंगस्टर थे उन रघुराज पर। ये सब मायावती जी के सौजन्य से हुआ था। रघुराज प्रताप सिंह की परवरिश में भी एक दिलचस्प विरोधाभास था। पिता उदय प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि बेटा सामान्य तरीके से स्कूल जाकर पढ़ाई करे। उनका मानना था कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई आदमी को कमजोर कर सकता है, लेकिन मां मंजुला राजे ने इस सोच को नहीं माना। उन्होंने बेटे की पढ़ाई कराई। रघुराज प्रताप सिंह ने इलाहाबाद में शुरुआती शिक्षा ली, बाद में कर्नलगंज इंटर कॉलेज में पढ़ाई की और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से 1979 में ग्रेजुएशन पूरा किया। बचपन में उन्हें घर में तूफान सिंह कहकर बुलाए जाने की बात भी सामने आती है। घुड़सवारी उनका पुराना शौक रहा है। घोड़े से गिरकर उनकी पसलियां टूटने की भी कहानी बहुत जोर शोर से निकलकर सामने आई। निशानेबाजी, बुलेट, जिप्सी और एयरक्राफ्ट उड़ाने का शौक भी उनकी सार्वजनिक छवि का हिस्सा बना। एक ऐसी छवि जिसमें राजघराने के ठसक भी है। घोड़े पर सवार एक नौजवान और राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ एक महत्वाकांक्षी युवा के साथ दिखाई देता है। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह के सामने सबसे बड़ी दीवार उनके बाहर नहीं, घर के भीतर थी। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह राजनीति में आए। 1993 में जब रघुराज प्रताप सिंह ने कुंडा से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उदय प्रताप सिंह ने उनका समर्थन नहीं किया, यहां तक कि उन्होंने बेटे के लिए वोट तक नहीं मांगा। कुंडा की सीट पर उस समय कांग्रेस के नियाज हसन का लंबा दबदबा था। नियाज हसन 1962 से इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे। ऐसे समय में करीब 25 साल के एक नौजवान ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्हें चुनौती दी। ये चुनौती सिर्फ चुनावी चुनौती नहीं थी, ये उस पुराने राजनीतिक ढांचे को चुनौती थी जिसमें पार्टी, संगठन और सालों की राजनीतिक पकड़ को जीत का सबसे बड़ा आधार माना जाता था। और नतीजा आया तो कुंडा ने सबको चौंका दिया। रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से विजयी घोषित हुए। यही 1993 वो साल था जब कुंडा के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज हुआ जो आज तक विधानसभा की राजनीति में बना हुआ है। 1993 के बाद कुंडा में चुनाव आते गए, सरकारें बदलती गई, मुख्यमंत्री बदलते गए, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह का नाम लगातार विधानसभा की पट्टी पर बना रहा। और खुद राजा भैया ने एक बार कहा कि कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगा सके। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद अस्थिर थी। मंडल और कमंडल की राजनीति ने कांग्रेस के पुराने ढांचे को हिला दिया था। भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच लगातार नए राजनीतिक समीकरण बन रहे थे। सरकारें कभी समर्थन से बनती थी, कभी समर्थन वापस होने से गिरती थी। इसी दौर में एक निर्दलीय विधायक का महत्व अचानक बढ़ जाता है। रघुराज प्रताप सिंह ने इसी राजनीतिक गणित को समझा और कुंडा की अपनी सीट को एक मजबूत राजनीतिक आधार में बदलना शुरू कर दिया। 1996 का चुनाव इस कहानी का एक मशहूर किस्सा है। भाजपा के बड़े नेता कल्याण सिंह कुंडा पहुंचे और उन्होंने चुनावी सभा में राजा भैया के खिलाफ हमला बोला। उन्हें कुंडा का गुंडा कहा और गुंडा विहीन कुंडा करो, भुज उठाई प्रण किन्न का नारा दिया गया। लेकिन चुनाव परिणाम आने पर भाजपा उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई और रघुराज प्रताप सिंह फिर यहां से जीत गए। राजनीति का यही विरोधाभास कुछ समय बाद और बड़ा हो गया, क्योंकि कल्याण सिंह की सरकार बनने के बाद उसी राजा भैया को मंत्री बनाया गया। यही वो मोड़ था जहां राजा भैया की राजनीति का एक नया चेहरा सामने आया। एक तरफ चुनावी मंच से उन्हें चुनौती दी जा रही थी, दूसरी तरफ सरकार बनने के बाद वही राजनीतिक व्यवस्था उन्हें सत्ता में जगह दे रही थी।
पहले कल्याण सिंह की सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला, बाद में भाजपा की दूसरी सरकारों में भी उनका राजनीतिक महत्व बना रहा। 1999 में वो खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री बने। इसी दौर में राजनाथ सिंह से उनकी नजदीकी की भी चर्चा हुई। लेकिन यह कहानी सिर्फ भाजपा तक नहीं रुकी। 2003 के बाद जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो राजा भैया सपा के साथ आ गए और खाद्य एवं रसद जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री बने। अगर मायावती को छोड़ दें तो रघुराज प्रताप का उत्तर प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों से अच्छा रिश्ता रहा है, किसी से खराब नहीं रहा। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी रघुराज प्रताप का रिश्ता अच्छा है। कल्याण सिंह के साथ भी रिश्ता बाद में अच्छा हो गया था और योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। इस वक्त वो बढ़ चढ़ के हिंदुत्व की लाइन भी टो कर रहे हैं रघुराज प्रताप, और उनके जीवन में मुलायम सिंह की क्या है अहमियत है, इसको समझने के लिए दो घटनाएं हैं। एक पहली घटना कि मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहला आदेश किया रघुराज प्रताप के ऊपर से पोटा हटाने का। ये बात ठीक है कि पोटा हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं था कि मुख्यमंत्री चाहे तो पोटा हटा दे, नहीं, वो कोर्ट में जाना है, कोर्ट की मंजूरी चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह ने अपने पार्ट पर शपथ लेने वाले दिन ही रघुराज की फाइल पर साइन कर दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना और 11 महीने शायद कुछ 11 महीने या 6 महीने रघुराज को जेल में बिताना पड़ा, तब कहीं जाके वो बाहर आ पाए। और जब रघुराज बाहर आ रहे थे तो मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को भेजा कि जेल पर रघुराज प्रताप को गेट पर रिसीव करो, माला पहनाओ। यहां से पता लगता है कि मुलायम सिंह के मन में भी रघुराज को लेकर कितनी आत्मीयता थी। सोचिए, अखिलेश यादव को भेज दिया कि जाओ, और नारा लगा कि जेल का फाटक छूटा है, रघुराज हमारा छूटा है, इस तरह का कुछ, राजा जेल का फाटक टूटेगा, राजा भैया छूटेगा, इस तरह का कुछ नारा लगा उस वक्त। रघुराज प्रताप के जीवन में शांति काल बहुत कम रहा। जब भी शांति काल थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो उसमें अशांति आ गई, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बवाल, कहीं पोटा लग गया, कहीं गैंगस्टर लग गया, कहीं वो जियाउल हक डिप्टी एसपी बावर्दी मारा गया, उसमें राजा भैया के कई निजी सहायक नेम्ड हुए। जियाउल हक की पत्नी ने राजा भैया पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव की सरकार में उस वक्त मंत्री थे रघुराज, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद फिर सीबीआई जांच हुई, नार्को हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, और अंततः रघुराज उसमें बरी हुए बाइज्जत और फिर सरकार में मंत्री हुए जाकर। तो उनका विवादों से चोली दामन का साथ है, पारिवारिक संघर्ष भी है, वो भी विवाद हुआ है, मुकदमे हैं, तमाम कहानियां हैं। लेकिन इसके बाद भी वो रघुराज प्रताप जीवंतता से भरपूर हैं, जीवंतता से। गाड़ियों का काफिला उनके पास, दुनिया भर की मशहूर गाड़ियां हैं, दुनिया भर के मशहूर असलहे हैं उनके पास, 300-400। जब दशहरा पर वो शस्त्र पूजन करते हैं तो भी घटना हो जाती है रघुराज की। घोड़े हैं, काठियावाड़ से लेके अरब तक के महंगे महंगे, घुड़सवारी उनका शौक भी है। और उन रघुराज प्रताप को लेकर ऐसी ऐसी किंवदंतियां भी प्रचलित हैं जो उनके इर्द गिर्द एक रहस्य लोक निर्मित करती हैं रघुराज के। 1993 में निर्दलीय विधायक बना एक नौजवान अब उत्तर प्रदेश की सरकारों में मंत्री बन चुका था। लेकिन इसी समय उनकी छवि के साथ दूसरा शब्द तेजी से जुड़ रहा था। वो शब्द था बाहुबली। उनके समर्थक उन्हें मजबूत नेता बताते थे, उनके विरोधी दबंग नेता कहते थे, और मीडिया में उनके आसपास दर्ज मुकदमों और विवादों की वजह से उनकी पहचान लगातार एक बाहुबली नेता के रूप में मजबूत होती गई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। वो मोड़ था
मायावती का। 2002 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में मायावती आई। भाजपा के समर्थन से बनी इस सरकार के दौर में राजा भैया और मायावती के बीच राजनीतिक टकराव अपने सबसे तीखे दौर में पहुंचा। साल 2002 में राजा भैया पर एक विधायक को धमकी देने और अपहरण समेत कई गंभीर आरोपों में कार्रवाई हुई और उन्हें पोटा के तहत गिरफ्तार किया गया। राजा भैया की गिरफ्तारी ने पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। पुलिस ने बेती और भदरी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। हथियार बरामद होने के दावे सामने आए। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह का नाम भी मामलों में आया। संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई हुई और बेती की तालाब को लेकर भी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। और फिर उस तालाब की कहानी ने राजा भैया की छवि को लगभग एक लोक कथा में बदल दिया। बेटी कोठी के पीछे एक बड़े तालाब का जिक्र होने लगा। कहा जाने लगा कि इस तालाब में मगरमच्छ हैं और राजा भैया अपने दुश्मनों को मारकर यहाँ फेंक देते हैं। यहाँ से नरकंकाल मिलने की भी बात कही गई। कभी हथियारों की बात सामने आई। कुछ कहानियों में यह भी कहा गया कि तालाब की गहराई इतनी ज्यादा है कि वहां किसी का पता लगाना मुश्किल है। इसी तालाब से जुड़ा एक मशहूर किस्सा लालू प्रसाद यादव और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जुड़ा बताया जाता है। कहा जाता है कि राजा भैया एक बार चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे थे और वहां लालू यादव भी मौजूद थे। राजा भैया के जाने के बाद लालू ने तालाब और मगरमच्छों की कहानी पूछी और फिर चंद्रशेखर ने राजा भैया को वापस बुलाया। लालू यादव ने अपने ही अंदाज से राजा भैया से ये सवाल पूछ लिया। लालू ने कहा कि क्यों जी, ये मगरमच्छवा सही में पाले हैं? ये सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब तक मायावती की सरकार थी तब तक राजा भैया को बहुत सी परेशानियां हो रही थी, क्योंकि मायावती की सरकार में राजा भैया के लिए जेल और मुकदमों का दौर था। कोटा के तहत हुई कार्रवाई ने उनके राजनीतिक जीवन को पहली बार बहुत बड़े संकट में डाल दिया। वह जेल गए और लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चलती रही। फिर 2003 में मायावती ने इस्तीफा दिया और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार बनी। सत्ता बदलते ही राजा भैया के लिए हालात बदलने लगे। उनके खिलाफ कोटा मामले में राहत मिली, संपत्तियों से जुड़ी कार्रवाई वापस हुई और कुछ समय बाद वह फिर राजनीति के केंद्र में लौट आए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया को खाद्य एवं रसद विभाग मिला। बाद में उनके सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। साल 2013 में यह मामला फिर चर्चा में आया और सीबीआई जांच की बात हुई। आरोप बहुत बड़े थे, लेकिन किसी नेता पर आरोप लगना और आरोप अदालत में साबित होना दो अलग बातें हैं। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो वह कोर्ट से बरी हो गए। कहा जाता था कि रघुराज प्रताप अपने महल में एक तालाब में मगरमच्छ रखते थे और जो आदमी उनसे सहमत नहीं होता था उसको उनके लोग उठा के उस तालाब में डाल देते थे और मगरमच्छ खा जाता था। ऐसी कहानियां रघुराज के साथ इर्द गिर्द हैं। जो पता नहीं किसके दिमाग की उपज है, लेकिन वो कहानियां उनका पीछा करती हैं। जैसे रघुराज को गेस्ट हाउस कांड में वहां पहुंचा देती हैं कहानियां, गेस्ट हाउस में मायावती जी से लड़ने के लिए, और कहा जाता है उन्होंने मायावती को जूता दिखाया, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। रघुराज वहां थे ही नहीं गेस्ट हाउस कांड में, ना उनका नाम आया बाद में कभी, लेकिन कहानियां उनके साथ चलती हैं। जहाज उड़ाने के शौकीन हैं, छोटा जहाज उड़ाते हैं, मतलब रंगबाज रघुराज वो तो है, लेकिन उनके इलाके के लोगों को उन पर भरोसा है, ये बड़ी बात है। उनके इलाके के लोगों ने कभी रघुराज प्रताप सिंह पर प्रश्नवाचक दृष्टि नहीं डाली। कितने भी मुकदमे चले हो, कितने भी विवाद खड़े हुए हो, और लगातार 93 से जीतते रहे। अपने कुनबे में रघुराज पहले व्यक्ति हैं जो राजनीति में आए। इनके बाबा रघुराज के पंतनगर यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे और बाद में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे। वो परिवार है। राज परिवार तो एक चीज है, बाबा गवर्नर रहे। और उसके बाद पहले व्यक्ति हैं जो राजनीति में आए रघुराज अपने कुल खानदान में। 5 बार 7 बार 8 बार शायद मेरे ख्याल से विधायक रह लिए, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, और 5 बार मंत्री रह लिए उत्तर प्रदेश में। आज के दौर में तकनीकी तौर पर वो अपनी पार्टी चला रहे हैं रघुराज प्रताप, लेकिन भाजपा के
नेतृत्व के निकट हैं वो, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी अच्छी केमिस्ट्री है, वो दिखता भी है। और सनातन के बिंदु पर, सनातन के विषय पर रघुराज प्रताप कई बार भाजपा के बड़े नेताओं से भी ज्यादा गहरी लाइन खींच देते हैं, चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर हो। ये भी उनका एक वो है, व्यक्तित्व का हिस्सा है रघुराज प्रताप के। 2007 में उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर बदली। मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनी और बसपा को पूर्ण बहुमत मिला। राजा भैया फिर राजनीतिक मुश्किलों में आए। अक्टूबर 2010 में उन्हें पंचायत चुनाव से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह राजनीतिक चक्र ज्यादा देर नहीं चला। 2012 में उत्तर प्रदेश ने फिर सत्ता बदल दी और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और राजा भैया फिर सरकार में मंत्री बने। राजा भैया के लिए अखिलेश यादव सरकार का दौर इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि सत्ता में उनकी वापसी हो चुकी थी। लेकिन इस कहानी में एक बार फिर ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश का ध्यान कुंडा की तरफ खींच दिया। वो तारीख थी 2 मार्च और साल था 2013। प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके के बलीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे सिंह यादव की हत्या होती है। हालात बिगड़ते हैं और उस हालात को संभालने के लिए पुलिस अधिकारी जियाउल हक अपनी टीम के साथ गांव पहुंचते हैं। वहां भीड़ हिंसक हो जाती है। जियाउल हक अलग थलग पड़ गए और उनकी हत्या मौके पर कर दी गई। यह घटना इतनी गंभीर थी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार दोनों सवालों के घेरे में आ गए। इसके बाद जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद राजनीतिक दबाव बढ़ा। राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मामले की जांच सीबीआई को दी गई। 1 अगस्त 2013 को सीबीआई ने राजा भैया को जियाउल हक हत्याकांड की साजिश से जोड़ने वाले आरोपों में सबूत की कमी बताते हुए क्लीन चिट दे दी और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। जियाउल हक का मामला राजा भैया की राजनीति के सबसे बड़े विवादों में से एक बना। उस समय उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या को लेकर भी चर्चा हुई। 2013 में जियाउल हक की पत्नी ने दावा किया था कि उनके पति की हिस्ट्री शीट में राजा भैया के खिलाफ 47 मामलों का उल्लेख था। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राजनीति ने करवट ली। सीबीआई के क्लीन चिट के बाद राजा भैया दोबारा अखिलेश यादव सरकार में मंत्री बने। ये उनके राजनीतिक जीवन की एक खासियत थी। विवाद आते थे, इस्तीफा होता था, जांच होती थी और फिर कुछ समय बाद वही व्यक्ति सत्ता के केंद्र में वापस दिखाई देता था। फिर साल 2017 आया। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने। राजा भैया कुंडा से फिर जीत गए, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इस समय तक उनकी सपा से दूरी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दौर था जब अखिलेश यादव सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री थे, लेकिन अगले कुछ सालों में दोनों नेताओं के राजनीतिक रिश्तों में ठंडापन आ गया। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान राज्यसभा चुनाव के लिए सपा की रणनीति में बसपा उम्मीदवार को समर्थन देने की बात आई। राजा भैया ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि जिस बसपा सरकार ने उन पर पोटा लगाया था, उसके उम्मीदवार को समर्थन देना उनके लिए राजनीतिक रूप से स्वीकार्य नहीं होगा। यही वो समय था जब अखिलेश यादव और राजा भैया के रिश्तों में खुली दूरी दिखाई देने लगी। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया। अखिलेश यादव खुद कुंडा पहुंचे। सपा ने गुलशन यादव को राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार बनाया। चुनावी मंच से अखिलेश ने तंज किया कि कुंडा में कुंडी लगाने का समय आ गया है। अखिलेश यादव के इस बयान पर राजा भैया ने मंच से कहा कि इतना किसी में अभी दम नहीं कि वो कुंडा में कुंडी लगा सके। और जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो एक बार फिर राजा भैया कुंडा से विजयी घोषित हुए। लेकिन इस बार कहानी में एक नया नाम पहले से जुड़ चुका था, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। नवंबर 2018 में रघुराज प्रताप सिंह ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। नाम रखा गया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। 2022 में उनकी पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। पार्टी ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटें जीती। कुंडा और बाबागंज खुद राजा भैया फिर कुंडा से विधायक बने और इस तरह 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शुरू हुआ राजनीतिक सफर अब अपनी खुद की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक पहुंच चुका था। एक घटना मुझे याद आती है, अभी बहुत समय नहीं हुआ, जब चुनाव का दौर चल रहा था, अखिलेश यादव वहां गए तो उनसे पूछा गया राजा भैया को लेकर कोई सवाल। वो प्रतापगढ़ गए थे तो उन्होंने कहा कौन राजा भैया, मैं नहीं जानता।
और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुंडा में कुंडी लगाने आया हूं, कुंडा में कुंडी लगाने आया हूं। उसके बाद में जवाब देने की बारी थी रघुराज प्रताप की, तो उन्होंने कहा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा दे। और बात सही थी, सपा का कैंडिडेट हारा, रघुराज जीते। रघुराज प्रताप के देश के तमाम राजनेताओं से व्यक्तिगत संबंध है, पार्टी से हटके, पार्टी पॉलिटिक्स से हटके। वो भी उनके पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, क्योंकि राजा भैया अपने व्यक्तिगत संबंधों को शिद्दत से निभाते हैं, फिर उसमें वो नफा नुकसान नहीं देखते, तराजू नहीं लगाते। इसीलिए मैंने कहा मायावती जी को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी राजनेताओं से उनका रिश्ता अच्छा है। और उनकी बात उत्तर प्रदेश के जितने बड़े बड़े बाहुबली रहे हैं, माफिया रहे हैं, वो भी कोई काटने की स्थिति में कभी नहीं रहे। अगर वहां भी रघुराज प्रताप ने कोई बात कही तो उन्होंने भी उसको स्वीकार किया। और मजे की बात देखिए कि एक व्यक्ति 2 बार बसपा को तोड़ दे तो स्वाभाविक है फिर मायावती के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। 2 बार बसपा तोड़ी रघुराज प्रताप ने। अब मुझे शायद वो दौर भी याद है, अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं, कि शेषन साहब का समय था जब वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उस समय कुंडा में रघुराज प्रताप को इतने ज्यादा वोट मिले कि चुनाव आयोग का माथा ठनक गया। टी.एन. शेषन ने कहा कि रिपोल कराओ, इतना वोट कैसे मिल सकता किसी को। रिपोल हुआ तो पिछली बार से ज्यादा वोट मिल गया रघुराज को। कुंडा में रघुराज की केमिस्ट्री सबसे मजबूत और सबसे आगे है 1993 से लेके आज तक। कुंडा में वो अपराजेय है, कोई हरा नहीं पाया रघुराज को। कोशिशें बहुत हुई, बसपा ने कोशिश की, सपा अखिलेश यादव ने भी कोशिश की, भाजपा ने भी कोशिश की एक दौर में, लेकिन कोई भी राजा भैया को हरा नहीं पाया कुंडा में। ये भी ताकत, बड़ी ताकत होती है राजनीति में, अगर आप कोई ऐसा क्षेत्र विकसित कर लें राजनीतिक तौर पर जहां आप अपराजेय हो जाएं और आप ये दावा कर सकें कि मौसम कोई हो, तूफान कैसा भी हो, मैं ही जीतूंगा। ये बड़ी बात हो जाती है। और इतना लंबा समय और इतने बड़े पॉलिटिकल क्लाउड के साथ, राजनीतिक औरे के साथ वो कुंडा में खूंटा गाड़कर डटे हुए हैं रघुराज प्रताप। राजा भैया की 2022 के चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति भी उनके राजघराने की आर्थिक विरासत और निजी संपत्तियों की एक झलक देती है। चुनावी हलफनामे में जुड़े रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी और परिवार की संपत्तियों में चल अचल संपत्ति, आभूषण और वाहन शामिल थे। उनके व्यक्तिगत यानी निजी हिस्से में 3.5 किलो सोना और 26 किलो चांदी दर्ज किए गए। पूरे परिवार की घोषित संपत्तियों की कुल कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। इस बीच उनकी निजी जिंदगी राजनीतिक खबरों में भी आने लगी। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह की शादी 17 फरवरी 1995 को हुई थी। भानवी सिंह बस्ती राजघराने से आती हैं। दोनों की मुलाकात लखनऊ में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी और बाद में दोनों परिवारों ने रिश्ता आगे बढ़ाया। उनकी शादी में मुलायम सिंह यादव के शामिल होने का किस्सा भी लंबे समय से चर्चित में रहा। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 बेटी और 2 बेटे। लेकिन जिस शादी की शुरुआत राजघरानों और राजनीति के बड़े नामों की मौजूदगी में हुई थी, वही रिश्ता आगे चलकर अदालत तक पहुंच गया। 2017 के आसपास वैवाहिक विवाद के बाद भानवी सिंह अलग रहने लगी। 15 नवंबर 2022 को राजा भैया ने दिल्ली की फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की। बाद में भानवी सिंह ने वैवाहिक अधिकार बहाली की याचिका दायर की। 2023 में उन्होंने घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और कई गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप अदालत में विचाराधीन रहे और राजा भैया की ओर से इन आरोपों का अपना पक्ष भी है। इसलिए इन आरोपों को स्थापित अपराध की तरह नहीं बल्कि अदालत में चल रहे विवाद के आरोपों के रूप में ही देखना चाहिए। फिर मार्च 2025 में भानवी सिंह की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने राजा भैया के खिलाफ घरेलू हिंसा से जुड़े आरोपों में FIR दर्ज की। शिकायत में लंबे समय तक कथित घरेलू हिंसा और धमकियों के आरोप लगाए गए। मामला यहीं नहीं रुका। 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने तय किया कि राजा भैया जैसे मौजूदा विधायक के खिलाफ
घरेलू हिंसा कानून के तहत मामला विशेष MP MLA कोर्ट में चल सकता है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले की सुनवाई जारी रह सकती है। कोर्ट ने साथ ही साफ किया कि इस फैसले का मतलब आरोपों की मेरिट पर कोई राय देना नहीं है। यही राजा भैया की कहानी एक और मोड़ लेती है। जिस व्यक्ति की राजनीतिक जिंदगी 3 दशक से ज्यादा समय तक सार्वजनिक मंचों पर चली, उसके घर की लड़ाई भी अब सार्वजनिक हो चुकी थी। उनके बेटे और बेटियों को लेकर भी अलग अलग पक्षों की खबरें सामने आई। परिवार के भीतर मतभेद सोशल मीडिया तक पहुंचे। ये वही परिवार था जिसकी शादी कभी राजघराने और समाजवादी राजनीति के बड़े नामों के मेल का प्रतीक बनी थी। और फिर 2026 में एक नई बात सामने आई। राजा भैया के दोनों बेटों भी राजनीति की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल 2026 की खबरों में शिवराज सिंह और बृजराज सिंह, जो राजा भैया के 2 बेटे हैं, उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ने की बात सामने आई। और आए दिन जिस तरीके से उनके बेटों की राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अब अपने राजनीतिक विरासत को रघुराज प्रताप सिंह ने जो 1993 से अपने नाम से शुरू किया था, अब उसी विरासत के अगले वारिसों की चर्चा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने वारिस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन राजा भैया की कहानी को सिर्फ जेल, मुकदमे और विवादों से समझना भी अधूरा होगा। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि यह है कि इतने लंबे समय तक सत्ता में आने जाने वाली सरकारों के बीच भी उन्होंने कुंडा की अपनी राजनीतिक जमीन को बनाए रखा। 1993 में जब उन्होंने पहला चुनाव जीता था, तब उत्तर प्रदेश की राजनीति आज जैसी नहीं थी। न सोशल मीडिया था, न 24 घंटे का टीवी न्यूज चक्र, न आज जैसी चुनावी रणनीति थी। उस समय एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए लगातार जीतते रहना अपने आप में बड़ी राजनीतिक बात थी। 31 अक्टूबर 1967 को पैदा हुआ रघुराज प्रताप सिंह आज भी कुंडा की राजनीति का केंद्रीय चेहरा है। 1993 से उनकी चुनावी यात्रा लगातार चली है। 3 दशक से ज्यादा समय बाद भी उनके नाम के सामने कुंडा लिखा जाता है। उन्होंने सरकारें देखी, जेल देखी, मंत्रालय देखा, आरोप देखे, क्लीन चिट देखी, राजनीतिक दोस्ती देखी, दुश्मनी देखी, अपनी पार्टी बनाई और अब अपने बेटे को राजनीतिक तरफ बढ़ते देख रहे हैं। यह सिर्फ एक बाहुबली की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जब उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र, जातीय समीकरण, राजघराने की पुरानी प्रतिष्ठा, अपराध की छाया और सत्ता की राजनीति एक दूसरे में घुलती जा रही थी। और कुंडा उस पूरी कहानी का सबसे छोटा लेकिन सबसे दिलचस्प मंच बन गया, जहां एक तरफ भद्री की पुरानी दीवारें आज भी बीते राज की याद दिलाती हैं, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा की कुर्सी यह बताती है कि आज का राज वोट से चलता है। रघुराज प्रताप सिंह ने इसी बदलाव को अपने तरीके से जिया। राजा से विधायक तक, विधायक से मंत्री तक, मंत्री से जेल तक, जेल से फिर मंत्री तक, मंत्री से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और अब एक ऐसे दौर तक जहां उनकी अगली पीढ़ी राजनीति की दहलीज पर खड़ी है और उनकी निजी जिंदगी अदालत के सामने। कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुंडा में चुनाव अभी बाकी है, राजनीति अभी बाकी है, परिवार की लड़ाई का फैसला अभी बाकी है, और शायद सबसे बड़ा सवाल भी अभी बाकी है कि क्या राजा भैया की राजनीति सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है या फिर भद्री की सदियों पुरानी विरासत अब तीसरी पीढ़ी में एक नए राजनीतिक रूप में बदलने जा रही है। इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में जब भी उन नेताओं का जिक्र होगा जिन्होंने पार्टी से ज्यादा अपनी सीट और अपने नाम की ताकत पर राजनीति की, कुंडा का यह नाम बार बार सामने आएगा, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया।